नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। जी हां, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो हम आपको बता दें कि आप पार्टी पंजाब और दिल्ली में इंडी अलायंस से मिलने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं अगर बात करें ममता दीदी की बंगाल से, तो बंगाल में भी ममता दीदी ने साफ कह दिया है कि हम अपनी सीट शेयरिंग नहीं करेंगे इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अगर रिजल्ट्स उनके फेवर में जाते हैं तो हम इंडिया अलायंस से गठबंधन की बात करेंगे। अब आते हैं एनडीए पे। अगर हम एनडीए की बात करें तो बिहार में हम सब जानते हैं कि नीतीश बाबू ऑलरेडी एनडीए से मिलकर अपनी सरकार बना चुके हैं और मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। और अगर हम यूपी की बात करें जहां लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है यानी कि 80, तो यहाँ चौधरी जयंत जी ऑलरेडी एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम यूपी के ही अलीगढ़ शहर की बात करें तो आज हमारे साथ हैं भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, इंजीनियर राजीव शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, अगर हम आपके पार्टी की ही बात करें लोकसभा चुनाव को देखकर, तो आपकी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए 2024 में? ऐसा क्या आपकी पार्टी ने किया है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि उन्होंने ना ही किसी जात वर्ग को देखा, ना ही किसी धर्म पंथ संप्रदाय को देखा। उन्होंने सभी के लिए समान रूप से गरीब उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किए हैं। अभी आपने वर्तमान में देखा होगा, उन्होंने राष्ट्र के लिए जिनका सर्वस्व योगदान रहा, ऐसे चाहे अपने पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, चौधरी चरण सिंह जी रहे हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, सभी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को सम्मान देके, सभी को साथ लेके, सभी के सहयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी रही है। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का पुनः सत्ता में आना आवश्यक है। आज हमने 2 कार्यकाल में भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनेंगे। रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, टेररिज्म हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी क्षेत्रों में लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो इसलिए सोलर एनर्जी के फील्ड में हम बहुत आगे निकल कर आए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो विकास रथ जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे और तेजी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, जैसे आपने पॉइंट्स अभी गिनाए कि डिफेंस हो या नारी सशक्तिकरण हो, सोलर एनर्जी हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस पे आपकी सरकार आपके मुताबिक अच्छा काम कर रही है जी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि 2024 में भी आपकी सरकार भाजपा यानी कि आए। तो अगर हम दूसरी बात करें, आपने आजकल, जैसे हम अलीगढ़ के ही हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आजकल एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक दर्जे के ऊपर, जिसमें बहस तो हो चुकी है, अब जजमेंट बाकी है और उसकी प्रतीक्षा हो रही है। क्या आपको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे में है या नहीं, अभी इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी शिक्षण संस्थान सभी विद्यार्थियों के लिए है, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा सहायता मिलती है और इसके साथ ही साथ सभी समाज के वर्ग के लोग यह अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। यही कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्राथमिक विद्यालय थे उनका भी कायाकल्प किया है। हमारे जो सरकारी जितने भी आईआईटीज थे उनकी हमने संख्या बढ़ाई है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई है, हमने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एक पारदर्शी व्यवस्था को लेके आए हैं। हम नीट के माध्यम से
हम एक पारदर्शी व्यवस्था लेके आए हैं। तो जब भारत सरकार 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रही है, तो उसमें जो ये माइनॉरिटी वाला जो विषय है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक बढ़ते हुए, उभरते हुए भारत जो विश्व के प्रदर्शन में चमक रहा है, उसमें ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं अवरोध का कारण बनती हैं और हमारी छोटी मानसिकता को दर्शाती हैं। अब हम बढ़ते हुए, उभरते हुए भारत हैं, एक विशाल भारत का हम निर्माण अपने इस कार्यकाल में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एएमयू को उस संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलकर जो एक देश की भावना है उसका सम्मान करते हुए, इन सबको पीछे छोड़ते हुए, इस हम विद्यार्थियों के लिए कैसे अपने संस्थान को विश्व स्तरीय बना सकते हैं, इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि सर ने कहा कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे में नहीं, मतलब उसको माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक एडिटोरियल बनाया है जो आज ही रात को आपको देखने को मिलेगा। आप उत्थान न्यूज के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं कि हमने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको एएमयू को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम बात करें राम मंदिर की, या हम बात करें अभी जैसे कि इसी सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके कृष्ण जन्मभूमि की बात करें या फिर हम आपकी वाराणसी की बात करें, ये सारे मंदिर फिर से वापस बनाए जाएंगे, और राम मंदिर तो बन भी चुका है। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जितने भी ये काम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं। उससे आप सहमत हैं या नहीं? आपके क्या विचार हैं उसके लिए? देखिए, जहाँ तक मैं मुस्लिम समुदाय की बात करता हूँ, आप कर रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय भी भारतीय समुदाय पहले है। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उसके संस्कार, उसके जीवन यापन के तौर तरीके भारतीय हैं। कुछ लोगों के द्वारा इस तरह के लगातार प्रयास हुए हैं कि एक भारत में इन सब चीज़ों को प्रदर्शित किया जाए, और उसमें केवल हिंदू मुस्लिम वाला ही विषय नहीं रहा। चाहे हम नॉर्थ साउथ की बात करें या हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उसके अंदर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो धारा 370 के द्वारा देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान और 2 झंडे थे। तो उसको भी जब हटाने की बात होती थी तब भी लोग कहते थे कि अगर इसको छेड़ा गया तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज राम मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोग जाकर उनका दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम का जय जयकारे लगा रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं, और आज भी स्थिति यह है, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति गांव में हो, वो सुबह जब किसी से मिलता है तो वो जय राम जी की कहता है, राम राम कहता है, जय श्री राम कहता है, श्री राधे राधे कहता है। तो मुस्लिम समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में राजनीति कर रहे हो, चाहे उन्होंने काशी में राजनीति की हो, चाहे उन्होंने अयोध्या में की हो, या कृष्ण जन्मभूमि में राजनीति कर रहे हो, तो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भारत में इस तरह का विद्वेष फैला रहे हैं, जबकि भारत में इस तरह का कहीं कोई माहौल नहीं है। सबसे पहले यह लोग भारतीय मूल के लोग हैं। तलवार की नोक पर इसी लालच प्रलोभन में इनका धर्मांतरण कराया गया है, जबकि वास्तव में इनका डीएनए हिंदू है, और इनकी जो कार्य पद्धति है वह भी हम सबसे ही मेल खाती हुई है। कहीं ये बाहर के लोग नहीं है। लेकिन इनको जो एक वैचारिक प्रदूषण जो फैलाया गया है, उसे अब खत्म करने का काम, एक नैरेटिव सेट करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और सबको साथ लेके आगे बढ़ रही है। जी। और अगर हम राजीव जी आपके ही शहर अलीगढ़ की बात करें, तो अलीगढ़ में आप कितने संतुष्ट हैं अपनी स्मार्ट सिटी को देखकर, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो 10 साल से बीजेपी खासतौर से है 2014 के बाद, क्योंकि सेंट्रल में भी आपकी रही, फिर स्टेट में भी रही, अब आपका यहाँ पर नगर निगम में भी है, मतलब तीनों आपके इंजन जो है वो सारे भाजपा के ही हैं। यहाँ के आप क्या लगता है कि यहाँ की प्रगति से आप संतुष्ट हैं? नहीं, निश्चय ही आपका प्रश्न गंभीर है। और जो हम लोगों को एक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अलीगढ़ का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ है, और जैसे हमने एक स्मार्ट सिटी की कल्पना की थी, अभी उसमें बहुत कुछ काम करने को शेष रह गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे अभी नवनियुक्त डीएम साहब आए हैं, वह भी उस विषय को देख रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी उस विषय में बातचीत हुई है
कि जो भी अभी सुधारात्मक कार्य हैं वो होंगे। अभी एक हमारा बाईपास बनने जा रहा है 4 लेन, क्वारसी चौड़ाई से लेकर एटा चुंगी तक। इधर हमारा मोहनलाल गौतम से लेकर जी के गौतम चौड़ाई से लेकर जो दिल्ली रोड है वहाँ तक भी पूरा 4 लेन बनने जा रहा है। इधर एटा चुंगी पे क्वारसी पर भी एक पुल बनने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा शहर के अंदर का बस स्टैंड था उसको भी इलेक्ट्रिक जो बसेज और टैक्सी स्टैंड और जो लोकल कन्वेंस है उसके माध्यम से उसे भी अच्छा करने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि अलीगढ़ एक बहुत पुराना शहर है, इसके रोड थोड़े कंजेस्टेड हैं, पब्लिक बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो निसंदेह जाम की समस्या रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके उससे भी निदान पाया जाएगा। और चूँकि अलीगढ़ एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी है, यहाँ ताला नगरी है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर भी है, यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है, तो इस नाते भी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो एक स्मार्ट सिटी की हम लोगों ने एक अपेक्षा की है वह अलीगढ़ बन के रहेगा। जी, तो हम आपको बता दें कि ये सारे सवाल हमने करे लोकसभा चुनाव क्योंकि आने वाला है, जैसे हमने पहले ही बताया, वैसे इसी तरीके से सारे हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। इसी तरीके से हम और पार्टी से भी मिलेंगे, आपको लोगों का व्यू भी बताएंगे, एक ओपिनियन बताएंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान, कौन सी पार्टी चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें फर्दर हम आपको दिखाते ही रहेंगे। और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजीव शर्मा जी। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।